स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झार एग्जाम में। आज हम झारखंड के भौतिक विभाजन के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय को पूरी डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम झारखंड के पठार, पहाड़, मैदान, पठ प्रदेश, रांची पठार, हजारीबाग पठार, राजमहल की पहाड़ियां और चाईबासा के मैदान को एक-एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार सीखते रहते हैं। आप झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी, जेएसएससी, पुलिस, उत्पाद सिपाही, और अगर सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो ऐसे ही एग्जाम फोकस क्लास से जुड़े रहना जरूरी है। लेकिन एक चीज की कमी है, आप वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है कि हम आपको और भी बेहतर नोट्स, एमसीक्यूज और स्ट्रैटेजी दे। तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हर महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। प्रतियोगियों के लिए इस पूरी भौगोलिक संरचना को विजुअलाइज करना ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर हम झारखंड के भूगर्भीय इतिहास पर नजर डालें ना, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का ही एक उत्तर पूर्वी निकला हुआ भाग है। मतलब ये कोई नया बना हुआ हिस्सा नहीं है? एकदम नहीं, ये सबसे प्राचीन भूभागों में से एक है। अगर इसको एक नक्शा मानकर सोचें तो इसके उत्तर पूर्व में लावा से निर्मित राजमहल की पहाड़ियां दिखती हैं। हाँ, और वहीं इसके पश्चिमी हिस्से में जाएं तो भूगर्भीय हलचल के कारण जमीन ऊपर उठ गई थी। जी, जिसे हम पाठ प्रदेश कहते हैं। और इन दोनों के ठीक बीच से एक तलवार की तरह दामोदर घाटी क्षेत्र गुजरता है, जो इस पूरे पठारी भाग को दो हिस्सों में बांट देता है। और यही वो नदियां हैं जिन्होंने लाखों सालों में इस स्थल रूप को या टोपोग्राफी को अपने प्रवाह से आकार दिया है। सही कहा। अब अगर हम इस भाग के भौतिक विभाजन की बात करें तो प्रतियोगियों को यह आंकड़ा जरूर याद रखना चाहिए। छोटा नागपुर का पठार इस पूरे भूभाग का करीब 47.8% यानी 47.8% हिस्सा घेरते हुए है। 47.8%। ये आंकड़ा सीधे परीक्षा में आता है। बिल्कुल आता है। और इस पठार को हम 3 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहला, पश्चिमी भाग जो पठ प्रदेश है। दूसरा, केंद्रीय भाग जिसमें रांची और हजारीबाग के पठार आते हैं। और तीसरा बाह्य भाग होगा जिसमें चतरा, कोडरमा और गिरिडीह के क्षेत्र शामिल है। हाँ, तो मुख्य रूप से 3 भाग हुए, पठार, पहाड़ और मैदान। पहाड़ के रूप में राजमहल की पहाड़ियां हैं और मैदान के रूप में साहिबगंज का जलोढ़ मैदान और चाईबासा का मैदान है। तो चलिए सबसे पहले उस हिस्से को डिटेल में समझते हैं जो भौगोलिक दृष्टि से काफी अनूठा है, पठ प्रदेश। जरूर। देखिए, भूगोल की भाषा में पठ का मतलब होता है एक सपाट चोटी वाला पहाड़। मतलब ऊपर से नुकीला नहीं बल्कि एक टेबल की तरह फ्लैट। और इसका निर्माण इयोसीन काल में हुआ था ना? सही पकड़ा, इयोसीन एरा में जमीन के उत्थान की वजह से। अगर इसकी आकृति देखें तो ये एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल के आकार का है। ये लातेहार, लोहरदगा, गुमला और पलामू तक फैला हुआ है। ट्रायंगल का मतलब इसका कोई एक हिस्सा नुकीला होगा? हाँ, इसका जो शीर्ष है यानी ऊपर का हिस्सा वो दक्षिण दिशा में है और बेस या आधार उत्तर दिशा में है। और इसकी ऊंचाई के आंकड़ों की बात करें तो ये काफी ऊंचा क्षेत्र है। बिल्कुल। पारसनाथ को छोड़ दें तो ये सबसे ऊंचा हिस्सा है। अधिकतम ऊंचाई 3600 फीट यानी करीब 1098 मीटर और न्यूनतम ऊंचाई 2500 फीट है। इसी ऊंचाई के कारण तो कोयल और शंख नदियों का उद्गम यहीं से होता है, क्योंकि ये एक जल विभाजक का काम करता है। एकदम तार्किक पॉइंट है ये। ऊंचाई की वजह से ही नदियां यहां से निकलती हैं। अब परीक्षा के लिए इसके स्थानीय नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र में जो ऊपरी या ऊंचे हिस्से होते हैं उन्हें टांड कहा जाता है। टांड? हाँ, और जो निचले या ढलान वाले हिस्से हैं उन्हें डून कहा जाता है। छात्रों को मुख्य पठारों का क्रम भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे ऊंचा पठार नेतरहाट पठार है जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर है। उसके बाद गणेशपुर पठार और तीसरे नंबर पर जमीरा पठार आता है। बिल्कुल। अब पठ प्रदेश से आगे बढ़ते हैं राज्य के सबसे बड़े पठारी हिस्से की तरफ, रांची का पठार। इसकी औसत ऊंचाई करीब 610 मीटर के आसपास है। जी, 610 मीटर या 2000 फीट। इसकी आकृति चौकोर है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, पेनेप्लेन यानी समप्राय मैदान। इसे अगर आसान भाषा में समझाना हो तो
पेनेप्लेन क्या होता है? देखिए, जब एक ऊंची जमीन को नदियां लाखों साल तक काट काट कर लगभग समतल कर देती हैं, तो उसे पेनेप्लेन कहते हैं। रांची का पठार इसी का बेहतरीन उदाहरण है। पर इस समतल मैदान के किनारे बहुत तीखे हैं। अच्छा, और यही तीखे ढलान है जिनकी वजह से जब नदियां इन किनारों तक पहुंचती हैं तो अचानक नीचे गिरती हैं और जलप्रपात बनाती हैं। एकदम तरकीब। इसी ढाल के कारण हुंड्रू, बुधघाग, डशाम, जोन्हा और सदमी घाग जैसे खूबसूरत जलप्रपात बनते हैं। स्वर्णरेखा नदी का भी रोल है, जो बागमुंडी उच्चभूमि को रांची पठार से अलग कर देती है। और यहाँ भी तो ऊपरी हिस्से को दन और निचले को दोन ही कहा जाता है ना? जी बिल्कुल, पट प्रदेश की तरह। अब रांची के पठार की ठीक उत्तर में देखें तो हजारीबाग का पठार आता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी और निचला। पर इनको अलग क्या चीज करती है? दामोदर नदी। ऊपरी हजारीबाग की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसके दक्षिण में दामोदर नदी इसे रांची के पठार से अलग करती है और पश्चिम में उत्तरी कोयल नदी इसकी सीमा बनाती है। और निचला हजारीबाग? इसे बाह्य पठार भी कहते हैं और ये झारखंड के पठारी क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला हिस्सा है, सिर्फ 450 मीटर। पर यहाँ भूगोल का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो प्रतियोगियों को परेशान कर सकता है। हाँ, वही सबसे ऊंची चोटी वाला। बिल्कुल, राज्य का जो सबसे कम ऊंचा पठार है उसी के अंदर राज्य की सबसे ऊंची चोटी मौजूद है, परसनाथ की पहाड़ी। ये इसी निचले पठारी क्षेत्र में गिरिडीह जिले में बराकर नदी घाटी के पास है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, यानी 4480 फीट। और इसकी ऊंचाई बचे रहने का कारण इसकी चट्टानों में है। ये कठोर पायरोक्साइन ग्रेनाइट से बनी है। नदियों ने आसपास का सब कुछ काट दिया, पर इस कठोर चट्टान को नहीं काट पाई। सही बात है। आधार चाहिए। दोस्तों, अगर आप सच में झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी, में सिलेक्शन चाहते हैं, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, सही डायरेक्शन में पढ़ाई जरूरी है। इसीलिए हमने आपके लिए तैयार किया है झारखंड कंप्लीट स्पेशल नोट्स, जो 100% एग्जाम फोकस्ड और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नोट्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें हर चैप्टर को विजुअल फिगर्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स और डायग्राम्स के साथ इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप बोरिंग फील ना करें, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और रिवीजन फास्ट हो। जेएसएससी स्पेशल ई बुक सिर्फ 149 रुपए, जेपीएससी स्पेशल ई बुक सिर्फ 199 रुपए। इतने कम दाम में इतना स्ट्रक्चर्ड और विजुअल कंटेंट शायद ही कहीं मिले। अगर आप झारखंड जीके में स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना चाहते हैं और एग्जाम में सीरियस सिलेक्शन चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मैसेज करके अपना नोट्स ले सकते हैं। याद रखिए, प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी तभी सिलेक्शन स्ट्रांग होगा। मजबूत। चलिए अब पहाड़ों और मैदानों की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं। इनकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। और इनका विस्तार कहाँ तक है? ये दुमका, देवघर, पाकुर, गोड्डा से लेकर बिहार के बांका जिले की कैमूर पहाड़ी तक फैली हैं, करीब 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। इन पहाड़ियों के आकार को लेकर परीक्षा में लोकल नाम पूछे जाते हैं। जैसे जो पहाड़ियां ऊपर से नुकीली होती हैं उन्हें स्थानीय भाषा में टोंगरी कहा जाता है। हाँ, टोंगरी। और जिनका आकार ऊपर से गोल या डोम जैसा होता है उन्हें डोंगरी कहते हैं। टोंगरी यानी तीखा और डोंगरी यानी गुंबद। ये ट्रिक छात्रों को बहुत मदद करेगी। अब अगर दक्षिण की तरफ बढ़ें तो चाईबासा का मैदान आता है। इसके चारों तरफ की सीमाएं जानना बहुत जरूरी है। चाईबासा के मैदान के पूर्व में धालभूम की श्रेणी है। बिल्कुल। पश्चिम में घना सरांदा वन है, उत्तर में दालमा की श्रेणी और दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी हैं। और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में? उत्तर पश्चिम में पुरहद की श्रेणी और दक्षिण पश्चिम में सिमदेगा की पहाड़ियां इसे घेरे हुए हैं। अब उस सेक्शन पर आते हैं जो याद रखने में सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, जिलों के अनुसार पहाड़ियों की लिस्ट। हम कोशिश करेंगे इन्हें लॉजिकली समझने की। सबसे पहले रांची। रांची में तागोर हिल और रांची पहाड़ी तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा गगारी, मछली, हरिहर जमता टोली, मुंडार, नीलगिरी, हाथी पहाड़ी भी हैं। और जगन्नाथपुर की पंछी पहाड़ी, चंचरू और गोंडा पहाड़ी भी यही है। गोंडा पहाड़ी से एक रोचक तथ्य जुड़ा है कि रांची का जो रॉक गार्डन है ना,
उसके लिए चट्टानें इसी पहाड़ी को काटकर निकाली गई थीं। वाह। अब रामगढ़ जिले की बात करें तो वहाँ चरण पहाड़ी और माया तुंगरी हैं। पहाड़ियां हैं जुमरा, हिस्सिम, केदला, सातनपुर, दुर्गापुर, तुंगरी, गोसाई, ऊपर घाट और चैनपुर पहाड़ी। हाँ, और बोकारो में सबसे प्रमुख है लुगु पहाड़, जो संथालियों का एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है। गिरिधि के बारे में हमने देखा कि पारसनाथ वहाँ है। इसके अलावा गिरिधि में सोन पहाड़ी, खवैया और चिनियन पहाड़ी भी हैं। और कोडरमा में भंडार, चंचल, मक्का मारो और महावर पहाड़ी हैं। साथ ही वहाँ ध्वजाधारी पहाड़ी है, जिसे याद रखना आसान है क्योंकि वहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जहाँ ध्वजा चढ़ाई जाती है। सही कहा। धनबाद जिले में दांगी, हरी, कांता और तेलिया पहाड़ियां हैं। हजारीबाग की लिस्ट भी काफी लंबी है। केनारी पहाड़ी, जिसे स्थानीय लोग कन्हारी कहते हैं। फिर महुदी, सितागढ़, चंदवारा, झिलिंग और रातवा पहाड़ियां। छतरा जिले की पहाड़ियां भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। वहां लिम्बोया, दासी और कौलेश्वरी पहाड़ी हैं और सबसे खास है कोल्हुआ पहाड़ी। हाँ, कोल्हुआ पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है। ये नाम अपने आप में कितना भव्य लगता है। गढ़वा जिले में चलें तो वहां राजा पहाड़ी, सुरुहात, जिसे गुरगुर भी कहते हैं, जोगिया और बंदा पहाड़ियां हैं। पलामू में मुरली, रहबीर और चियांग की पहाड़ियां हैं। और लातेहार, जो अपने वनों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ ऐतिहासिक बुद्धा पहाड़ है। साथ ही तापा, अलोदिया और मांगरगिरी पहाड़ियां हैं। लोहरदगा जिले में बगरू, कोरम्बे, पदमारी और बुलबुलतान पहाड़ियां हैं। गुमला में देखें तो वहाँ टुपुतोली, बैंग और पालकोट पहाड़ी है। साथ में ऋष्यमुख पहाड़ी भी है, जिसका नाम रामायण काल से जुड़ता है। पूर्वी सिंहभूम में तो सबसे प्रसिद्ध दालमा श्रेणी है, पर उसके अलावा हाथीबेदा, फूलडूंगरी, सिद्धेश्वर, धंजोरी, माहुलिया और रंगा पहाड़ियां भी हैं। और आखिर में देवघर जिला, यहाँ के नाम तो सुनते ही आध्यात्मिक लगते हैं। त्रिकुट पहाड़ी, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। तपोवन, जिसे योगिनी पहाड़ी कहते हैं, नंदन, बुद्धा और नौलखा पहाड़ियां, इन्हें धार्मिक संदर्भ से आसानी से याद रखा जा सकता है। पहाड़ियों के बाद भूगोल का एक और हिस्सा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है घाटियां, यानी वैलीज। बिल्कुल। रांची में तेमारा घाटी, सिकदरी और चुटुपालू घाटी है। रांची की पात्रातू घाटी सबसे प्रसिद्ध है, जिसे उसके घुमावदार रास्तों की वजह से जलेबी घाटी भी कहते हैं। चुटुपालू घाटी का विस्तार रामगढ़ तक है। तो रामगढ़ में ललकी घाटी, छुटुपालू और केजिया घाटी आती हैं। हजारीबाग में दानुआ, चारही, जवाहर और बरकत्था घाटियां हैं। लातेहार की घाटियों की बात करें तो वहाँ ट्यूबित सरजू, अमझारिया, चंपा और द्वारशिनी घाटी हैं। गुमला और सिमडेगा क्षेत्र में खूबसूरत नेतरहाट घाटी और कोलेबेरा घाटी मौजूद है। साइबज में दहरेत घाटी और वहां भी एक जलेबिया घाटी है। पर जब हम पश्चिमी सिंहभूम की घाटियों पर आते हैं तो वहां टाइबो, जंगीबुरू और बगबिल्ला घाटी दिखती हैं। बगबिल्ला घाटी की खासियत ये है कि इसका दृश्य लगभग रांची की पतरातू घाटी जैसा ही लगता है। सही बात है। और पश्चिमी सिंहभूम में ही सिरंछिया घाटी है। इसे भूगोल और इतिहास दोनों के नजरिए से समझना जरूरी है। इस घाटी का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। हाँ, इस सुरक्षित घाटी के ढांचे ने आदिवासियों को एक रणनीतिक बढ़त दी थी। 19 नवंबर 1837 को इसी घाटी में हो आदिवासियों ने पोटोपिंगुआ के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के खिलाफ भीषण युद्ध किया था। उस वक्त ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग और टिकेल कर रहे थे। हो आदिवासियों ने जल, जंगल और जमीन के लिए इस दुर्गम घाटी में मुकाबला किया, पर बाद में 1 और 2 जनवरी 1838 को पोटोपिंगुआ और उनके लड़ाकों को फांसी दे दी गई। ये घाटी उन बलिदानों की गवाह है। प्रतियोगियों को ये इतिहास जरूर याद रखना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में हमने भौतिक विभाजन को बहुत तरीके ढंग से समझा है। अब आखिर में मुख्य तथ्यों का एक रैपिड फायर वन लाइनर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जरूर। पहला, राज्य का सबसे बड़ा भौतिक भाग छोटा नागपुर का पठार है, जो 47.8% क्षेत्र घेरता है। सबसे ऊंचा पठ नेतरहाट है, 1180 मीटर। पठ प्रदेश की आकृति त्रिभुजाकार है और निर्माण इयोसीन काल में हुआ। रांची का पठार समप्राय मैदान यानी पेनिप्लेन का बेहतरीन उदाहरण है। पठारों में ऊपरी हिस्से को तांड
और निचले हिस्से को दोन कहते हैं। राज्य के सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ 1365 मीटर निचले हजारीबाग पठार का हिस्सा है और पायरोक्सीन ग्रेनाइट से बनी है। और राजमहल क्षेत्र में नुकीली पहाड़ी को तोंगरी और गुंबदनुमा को डोंगरी कहा जाता है। ये सारे तथ्य परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और इस कक्षा को समाप्त करने से पहले छात्रों के लिए एक नया दृष्टिकोण छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि लाखों सालों में नदियों ने पेनेप्लेन और जलप्रपात बनाए। ये पेनेप्लेन जल संरक्षण का एक प्राकृतिक मॉडल है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित खनन की वजह से क्या ये पठारी ढाल भविष्य में अपनी एक क्षमता खो देंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारे ये खूबसूरत जलप्रपात सूख जाएंगे? प्रतियोगियों को अपनी अगली परीक्षा, खासकर मेंस के उत्तर लेखन में इस विकास और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण को भी शामिल करना चाहिए। सभी छात्रों को उनकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।